इस वीडियो में हम क्लास 10 के लिए साइंस का पेपर सोल्व करेंगे पूरा, जो कि अभी 2022 में हुआ है। देखते हैं उसका फिजिक्स वाला पोर्शन। पहला पार्ट 1, पहला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। वक्रता त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या 30 सेमी और इसमें f का मान पूछा गया है पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन में। वक्रता f बराबर होता है r/2, तो यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें 30/2 बराबर 15। तो पहला जो इसका क्वेश्चन पूछा गया था, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी हमको बतानी थी। ऑप्शन था 10, 15, 30 या फिर 60 सेमी। तो सही उत्तर है 15 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है, किसी वस्तु का आभासी है, आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। उत्तल लेंस के लिए पूछा है, उत्तल लेंस को कहाँ रखना पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम मुख्य फोकस के बीच। आंसर है यहाँ से आई बी ऑप्शन सही है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम मुख्य फोकस के बीच, प्रथम मुख्य फोकस के बीच, इसका ये सही उत्तर है। पूछा है वैद्युत ऊर्जा का मात्रक। तीसरा क्वेश्चन पूछा है इसने, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक। इसने ऑप्शन दिए हैं वोल्ट, वाट, किलोवाट और किलोवाट घंटा। तो सही उत्तर है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा का मात्रक सही उत्तर है। नया क्वेश्चन इसने पूछा है, विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा का मापन यह इसने ऑप्शन दिए हैं विद्युत जनित्र द्वारा, धारा मापी द्वारा, एमीटर द्वारा या फिर विद्युत मोटर द्वारा। सही उत्तर है एमीटर द्वारा। इस प्रकार जो हमारे ये फिजिक्स वाले पोर्शन से पूछे गए बहुविकल्पीय थे, उनके सही उत्तर है 15 सेंटीमीटर। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम मुख्य फोकस के मध्य वैद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा सही उत्तर है। और वैद्युत धारा का मापन एमीटर द्वारा किया जाता है। इसके बाद दूसरे का क्या इसने पूछा है, दूसरे का क्या इसने पूछा था, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसने दिया था अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए u का मान दिया था इसने 15 सेंटीमीटर, जो कि दूरी थी, और f का मान दिया है इसने 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के लिए हमें ये दोनों ही मान माइनस में लेने होंगे, क्योंकि इसकी फोकस दूरी भी माइनस की होती है। और तो माइनस 15 सेंटीमीटर और माइनस 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u
बराबर 1/f। इस सूत्र से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर लेंगे। 1/v प्लस 1/u का मान लेना है, दूरी माइनस के 15 सेंटीमीटर थी, बराबर 1/f का मान लेना है माइनस के 30 सेंटीमीटर। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे 1/v ये माइनस 1/15 और बराबर 1/-30। अब 1/v बराबर 1/-30 प्लस के 1/15 या फिर 1/v बराबर 1/15 माइनस 1/30। इसका यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 30 आ जाएगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 माइनस 1 और यहाँ पे जो v का वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/v बराबर 1/30। तो v बराबर 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब जो बनेगा वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में अब इसका आवर्धन निकालेंगे। प्रतिबिंब याद करने के लिए आवर्धन m बराबर -v/u इस सूत्र से निकल जाएगा। v का मान अभी हमने निकाला 30 सेंटीमीटर और बटे में u का मान 15 और ये माइनस का था और सूत्र होता है माइनस के लिए माइनस माइनस और ये 2, तो 2 गुना की वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और अवतल दर्पण में आभासी तथा सीधा, आभासी और सीधा तथा वस्तु से 2 गुना ये प्रतिबिंब बनेगा। तो जो दूसरे का क्या था, अवतल दर्पण के लिए इसने पूछा था, यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी है 30 सेंटीमीटर और आभासी प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब इसमें प्राप्त होगा। ये इसका सही उत्तर था। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है तीसरे का क्या है, ये भी इसने लेंस वाले पोर्शन से ही लिया है, देखते हैं अभी। फिजिक्स के पोर्शन में तीसरे का क्या है, जो क्वेश्चन है वो है एक वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करनी है इसमें। तो अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस एक ही बात होती है। इसके लिए इसने दे रखा है f बराबर 10 सेंटीमीटर, u का मान दिया है माइनस में लेना होता है u का मान, तो 25 सेंटीमीटर। जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी प्लस में लेते हैं। उत्तल लेंस के लिए f की वैल्यू प्लस में लेते हैं, तो f का 10 और u -25 प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है और प्रतिबिंब की प्रकृति इसने पूछा है। तो लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f से, तो यहाँ पे 1/v बराबर माइनस 1/u का मान माइनस के 25 सेंटीमीटर बराबर 1/f, f का मान 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसको 1/v प्लस 1/25 बराबर 1/10 या फिर v की वैल्यू के लिए 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/25। इसको यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका लेस है 50 और यहाँ पे गुना करनी पड़ेगी हमको 5 से, 5 माइनस यहाँ पे गुना करनी पड़ेगी 2 से, 2 ये हो जाएगा 3/50। यहाँ पे 1/v बराबर 3/50 या फिर 3 और 16 या 48.66
V बराबर 16.66 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो V का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 16.66। और अभिसारी लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा प्रतिबिंब तथा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा। उल्टा यहाँ से वास्तविक और वस्तु से छोटा। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति वो होगी वो उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें दूसरा इसका है, एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर। तीसरे का ख्या इसने पूछा है, एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर, विभवांतर का मान है 1.5 वोल्ट लगाने पर 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा का मान है 0.5। धारा या आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू है 0.5। और लंबाई दी है तार की 3 मीटर। अनुप्रस्थ काट है 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। याद करना है हमें प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इसने पूछा है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, प्रतिरोधकता बराबर R × A/L। ये प्रतिरोधकता का सूत्र है। यहाँ से हमें R की वैल्यू निकालनी होगी। R बराबर फाइंड करना होगा, और R बराबर होता है V/I से। तो ये ओम का नियम है, R बराबर V/I ओम। तो V की वैल्यू 1.5, I की वैल्यू 0.5। इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब सूत्र में ये रो बराबर R की वैल्यू 3, A की वैल्यू 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और बटे L की वैल्यू 3 से 3 डिवाइड। और जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता की वैल्यू 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि तीसरे के ख का पूछा था, एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर। अब इसमें हम देखेंगे केमिस्ट्री का पोर्शन, देखते हैं। इसमें रसायन के पोर्शन में इसने पहला क्वेश्चन पूछा था 5 रुपये के का कार्बन परमाणु की संयोजकता। तो 4 सही उत्तर है। कैल्शियम फास्फेट का इसने सूत्र पूछा था, वो है Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस। और ये समीकरण दी हुई थी BaCl2 + H2SO4। यहाँ से BaSO4 बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ था, जो ठोस है बेरियम सल्फेट, और ये 2HCl। तो ये इसमें बताना था कि कौन सा था, योगात्मक अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। इसका सही उत्तर है अवक्षेपण अभिक्रिया। ये इसके ऑप्शन हो गए। इसके बाद इसने IUPAC नाम पूछे थे 7वें के क का, 7 का क जो दिया था इसमें IUPAC नाम। इसमें COOH, उसके बाद H। यहाँ पे इसमें COOH समूह है, ये होता है ओइक एसिड के लिए, ओइक एसिड। और एक इसमें एक कार्बन अणु है, एक कार्बन के लिए मेथ प्लस ओइक एसिड। तो यहाँ से इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, या फिर मेथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। दूसरा था, इसमें बनाना पड़ेगा ये 7वें के जो दूसरा था IUPAC नाम, ये पूछा था इसने, ये दिया हुआ था फॉर्मूला CH3CC। और ये तो यहाँ पे जो चेन श्रृंखला है हमको देखना है कि कहाँ से सबसे लंबी बनेगी। तो इस पर अंकिंग करेंगे 1
2 3 4 5, ये हमने एक चेन बना ली है। और ये इसके बाद देखेंगे इस पर कितने मेथिल समूह है, तो 1 2 3 यहाँ पे इस पर मेथिल समूह है। अब देखेंगे किस किस कार्बन पे है, तो 2 पे 2 है और 4 पे 1 है। इसका नाम हो जाएगा 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, कार्बन की संख्या 5 है, इसलिए पेंटेन। और 3 इसमें मेथिल समूह है, CH3 बराबर 3, 3 इसमें मेथिल है, इसलिए ट्राई। जब IUPAC नाम लिखते हैं तो ट्राई। इसका नाम हो जाएगा 2 2 4, क्योंकि 2 पोर्शन पे फिर से 2 पे है, इसके बाद 4 पे यहाँ पे ये मेथिल समूह है, मेथिल, और ये भी मेथिल समूह है, और एक मेथिल समूह ये है। तो 2 पे 2 मेथिल समूह है, 2 2, इसके बाद 4 पे मेथिल, और ट्राई क्योंकि इस पे 3 मेथिल हैं, पेंटेन। इसका सही नाम ये हो जाएगा 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। इसके बाद 8वां क्वेश्चन पूछा था इसने, चलो 8वां क्वेश्चन था समीकरण पूर्ण करनी थी, जिसमें इसने पहले दिया था CH3COOH NaOH। एसिटिक अम्ल की क्रिया जब हम NaOH से कराते हैं तो यहाँ से H और OH निकल जाते हैं, तो माइनस H2O ये हट जाएगा, और क्या बचेगा CH3CO और O इतना, और इसके साथ ऐड हो जाएगा ये Na। इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। तो जब एथेनोइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल की क्रिया हम NaOH से कराएंगे तो सोडियम एसीटेट हमको प्राप्त हो जाएगा। ये इसका पूर्ण रूप था। इसके बाद इसने दूसरा दिया था एथिल अल्कोहल की क्रिया C2H5OH की क्रिया इसने Na से की थी, Na से, और पूछा था कि क्या बनेगा, तो यहाँ से बनेगा C2H5ONa सोडियम एथोक्साइड, यहाँ से सोडियम एथोक्साइड प्राप्त होगा। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया हम सोडियम से कर देंगे तो सोडियम एथोक्साइड प्राप्त होगा। ये इसका पूरा रूप था। इसके बाद इसने पूछा था तीसरा एसिटिक अम्ल की क्रिया CH3COOH की क्रिया इसने दिखाई थी C2H5OH से, C2H5OH एथिल अल्कोहल। एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ कराने पर उन रूप हमको इसका दिखाना था जब ये H2SO4 के साथ गर्म करेंगे इसको, H2SO4 ये अम्ल है और ये अल्कोहल है, और जब अम्ल और अल्कोहल की क्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया होती है एस्टरीकरण। ये एस्टरीकरण का उदाहरण है क्योंकि यहाँ से एस्टर प्राप्त होगा। तो देखते हैं CH3COO, यहाँ से बस एक जल का अणु निकल जाएगा H2O, और हमको प्राप्त हो जाएगा CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट। ये एथिल और ये फिर एसीटेट, एथिल एसीटेट यहाँ से प्राप्त होगा और H2O का अणु निकल जाएगा। इसके बाद इसने पूछा था, इसमें नीचे इसने एस्टरीकरण पूछा भी है ध्रुवा में करके,
8वें के, तो एस्टरीकरण का भी यही है कि जब हम अम्ल की क्रिया अल्कोहल से करेंगे तो एथिल एसीटेट प्राप्त होगा, यहाँ से एस्टर बनेगा। इसमें एस्टरीकरण में एस्टर बनता है, जिसको एस्टरीकरण बोलते हैं। इसके बाद C2H5 को जब हम C2H5OH को गर्म करते हैं KMnO4 के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इसको जब गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ से CH3COOH ये प्राप्त होगा, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड, यहाँ से हमको एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। इसके बाद नया इसने पूछा था कर देते हैं, जब C2H5OH एथिल अल्कोहल को गर्म किया जाता है H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हमको प्राप्त होगा, C2H5HSO4 ये इसका सूत्र हो जाएगा। और यहाँ से ये निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हमको प्राप्त हो जाएगा, C2H5HSO4। तो इस प्रकार से ये जो रसायन का पोर्शन था इसमें पूरा करने के लिए समीकरणों को इस प्रकार से पूरा हो जाता है। इसके बाद इसमें जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो देखते हैं। बायोलॉजी वाले पोर्शन में पहला क्वेश्चन था क्लोरोफिल अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है ये इसमें बताना था। पहला ऑप्शन था जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा या फिर ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है 9 का सही उत्तर है प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को ये अवशोषित करता है। दूसरा क्वेश्चन था जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था। ऑप्शन था चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जगदीश चंद्र बोस या फिर हरगोविंद खुराना। तो इसका सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन। सही उत्तर है यहाँ से चार्ल्स डार्विन। गैस ने पूछा था मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। ऑप्शन दिए थे इसने अंडाशय से, प्लेसेंटा से, वृक्क से या फिर फैलोपियन ट्यूब से। तो मानव में जो भ्रूण को पोषण मिलता है वो मिलता है प्लेसेंटा से। जो गैस था इसका सही उत्तर था प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से मानव के भ्रूण को पोषण मिलता है। नया क्वेश्चन इसने गैस पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है। इसने ऑप्शन दिए थे फफूंदी, फीताकर्मी, ईस्ट या फिर मनी प्लांट। तो इसका सही उत्तर है मनी प्लांट। मनी प्लांट जो है वो स्वपोषी है, विषमपोषी नहीं है। ये स्वपोषी है, विषमपोषी नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर मनी प्लांट था। इसमें आगे इसने पूछा था पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन 10वें का है इसने पूछा था, जो कि होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया में। इन छोटे जीवों में जब कोई बहुत से खंडों में टूट जाता है जीव, तो प्रत्येक खंड से एक नया प्लेनेरिया या फिर हाइड्रा उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। जब उसकी किसी भी क्षति हुई कोशिका से नया जीव उत्पन्न हो जाता है, उसी के जैसा। विषमपोषी पोषण क्या है ये, इसका एक उदाहरण कोई भी जो कि स्वपोषी प्लांट्स को छोड़कर इसमें कुछ भी आ सकता है। इसके बाद यहाँ पे बहुत ही आसान पेपर था ये, पूरा हो जाता है। मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण एक्स ये होता है फीमेल के लिए, और XY जो गुणसूत्र होते हैं मेल में। जब यहाँ से इनसे क्रॉस होता है तो XX
अगर ये लिंग गुणसूत्र है तो होने वाली संतान लड़की, और अगर एक्स और वाई है तो होने वाली संतान लड़का। तो इस प्रकार ये जो 10वीं का पेपर था 2022 में जो अभी आया है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसमें दिए गए थे, और आशा है सभी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से किया होगा।